Good morning, good afternoon, good evening. This is CA Karan Pulchandani and welcome to CMA Foundation class. So, me as CA Karan Pulchandani, I'll teach you fundamental of management, जो कि एक पेपर वन का छोटा सा पार्ट है. छोटा मतलब इतना छोटा नहीं बोलेंगे, बट कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा छोटा है ये, और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है. सबसे बड़ी बात, स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है. अब तुम लोग ये चीज बोलोगे क्या, सर एक थ्योरी सब्जेक्ट स्कोरिंग इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? हो सकता है. अगर तुम्हें सीए करण सर पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो हो सकता है. ठीक है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पेपर वन से, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट. कौन सा? फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले अपन डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करते हैं कि सर ये कितने नंबर का आएगा और इसका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में किस तरीके से आएगा. और सर इस फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या क्या चीजें कवर करेंगे. सर सबसे पहले तो एक आप अच्छा सा ओवरव्यू दे दो ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. ठीक है ना बॉस? जिस तरीके से मैं बोलूंगा उस तरीके से पढ़ने का तुम्हारे पक्का 50 आउट ऑफ 50 फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं. तो सीएमए फाउंडेशन का पेपर वन का फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट में अपन पढ़ेंगे क्या? फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट. सर 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 समझाओ ना, कितने नंबर का पेपर आएगा? देखो पेपर वन पूरा का पूरा आएगा कितने नंबर का? 100 मार्क्स का. और इस 100 मार्क्स में से अपना जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है यह है 50 मार्क्स का, एंड फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है यह है 50 मार्क्स का. ठीक है? तो कुल मिला के अपना सब्जेक्ट कितना हुआ? अपना सब्जेक्ट हुआ कितना? 50 मार्क्स. ठीक है? अच्छा सर एग्जाम में इस 50 मार्क्स को लेकर अपन चलते हैं तो किस तरीके से पेपर आएगा? सर एट द एंड हमारे को एग्जाम को फेस करना है ना, तो सर पता तो होना चाहिए क्वेश्चन पेपर कैसा फ्रेम होएगा, कितने मार्क्स के, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे. सर कोई डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आएगा क्या? सर कोई ऑप्शंस भी मिलेंगे क्या? सब कुछ बात करते हैं. ठीक है क्या? देखो अभी इस 50 मार्क्स के अंदर दो पार्ट में पेपर आएगा. एक होगा अपना पार्ट ए और दूसरा अपना पार्ट बी. पार्ट ए के अंदर पार्ट ए कितना नंबर का होगा? पार्ट ए होगा 30 मार्क्स का. पार्ट ए कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का. अब इस 30 मार्क्स का अगर अपन बाइफरकेशन करें तो समझना, इसके अंदर से एमसीक्यू आएंगे. कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे. कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे. क्लियर हो गया? 20 क्वेश्चन होंगे. ठीक है क्या? अच्छा सर एमसीक्यू के बाद क्या और भी कुछ आएगा क्या? एमसीक्यू के बाद क्या और भी कुछ आएगा क्या? डेफिनेटली 30 में से अभी 20 मार्क कवर हुए हैं. उसके अलावा क्या आएगा? मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग आएगा 5 मार्क्स का. ठीक है क्या? इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे. क्लियर हुआ? अच्छा सर 20 हो गया, 5 हो गया, बचा हुआ 5 मार्क का क्या आएगा? बचे हुए 5 मार्क के आएंगे ट्रू एंड फॉल्स. देखो अभी तक यही पेपर पैटर्न फॉलो होते हुए आ रहा है, तो डेफिनेटली मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही पेपर अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आएगा. तुम लोग टेंशन मत लेना. इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? अपने 5 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है क्या? क्लियर हुआ? ये अपने 30 मार्क्स पूरा का पूरा कवर हो गया. अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है अपना पार्ट बी. ये पार्ट बी कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का आएगा. ये पूरा पार्ट भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में आएगा. मतलब इसके अंदर टोटल ओवरऑल 6 क्वेश्चंस आएंगे, एंड अपने पास में ऑप्शन होगा कितने का? 4 क्वेश्चन का, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा. टोटल कितना हुआ? 20 मार्क्स. सो इस तरीके से अपना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर आएगा. और अपना टारगेट क्या है बॉस? अपना टारगेट है 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स. यस यस यस. अपन इससे छोटे टारगेट से बात ही नहीं करते हैं. एंड तुम लोग भी समझ लो भाई, थ्योरी सब्जेक्ट में अगर अपन को स्कोर करना है ना,
तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि हमारे को 50 आउट ऑफ 50 ही स्कोर करना है। देखो सुनो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये बहुत अनरियलिस्टिक है, ये पॉसिबल है, ये रियलिस्टिक है, तभी मैं बोल रहा हूं ये चीज। देखो अपन टारगेट रखेंगे 50 आउट ऑफ 50, तब जाके अपने 48 47 आएंगे या 45 आएंगे। तो टारगेट हमेशा बड़ा ही सोचने का, टारगेट छोटा सोचने का ही नहीं। इस टारगेट को कॉन्कर कैसे करना है वो काम मेरा है, इस टारगेट को कॉन्कर करवाना कैसे ये काम मेरा है। मैं तुम्हें जो तरीके बताऊंगा उस तरीके से पढ़ने का है अपन को, और कोई भी माइकालाल अपन को फेल नहीं कर सकता। फेल छोड़ो, 45 से नीचे नहीं दिला सकता, ठीक है क्या। पर देखो कुछ चीजें मैं अभी से ही तुम्हें इंफॉर्म कर देता हूं। क्या, मेरी क्लास जब भी क्लास होगी उस क्लास को तुम पूरे दिन में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक बार रिवाइज करोगे। देखो मार्क्स लाने के लिए अपन को एक डिजायर होना चाहिए, ठीक है, डिजायर होना चाहिए। उसके साथ साथ में अपन को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ये थ्योरी सब्जेक्ट मैं मानता हूं अपन समझ लेंगे, बट अपन अगर रोज उसको रिवाइज करेंगे तब जाकर ही ये अपन को पूरा का पूरा दिमाग में सेट होएगा। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ रिवीजन स्कीम्स बताऊंगा कि तुम्हें इसको किस किस तरीके से रिवाइज करना है एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना। अभी अपना टारगेट क्या है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको वो पूरे दिन में हाफ आवर और 45 मिनट्स वो एक सिंगल क्लास रिवाइज करनी है, एक बार खुद से पढ़ना है। और जो भी क्वेरी आएगा बिंदास पूछने का। आई विल गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर, तुम लोग को जब भी चाहिए 24/7 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर हुआ। और उसके अलावा अपना जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो ये पार्ट ए है जो कि अपना एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, देखो इसके अंदर है ना अपन क्या करेंगे, अपन पूरे नोट्स में से कुछ चीजें हाईलाइट करवा दूंगा मैं तुम्हें। वो हाईलाइट, वो जो हाईलाइटेड चीजें होंगी वो दे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, जो तुम्हें बार बार रिवाइज जब तुम करोगे ना तब तुम्हें उन स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। ये होगा तरीका किस तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे। क्लियर हुआ ना बॉस। टेंशन मत लेना, डरना मत, मैनेजमेंट सुनने में हार्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी सब्जेक्ट है। तुम्हें समझाने के लिए मैं बैठा हूं, तुम समझने की टेंशन मत लेना, तुम बस अपने रिवीजन पे फोकस रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर एक बार ओवरव्यू मिलेगा क्या, एक बार ओवरव्यू मिलेगा क्या, किस चीज का ओवरव्यू, कि सर अपना ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। अपना ये जो मैनेजमेंट है इसमें सर क्या क्या चीजें पढ़ाओगे आप। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे अपन, अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में। मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में, मैनेजमेंट का प्रोसेस के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, मतलब सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैनेजमेंट किस किस लेवल पे लगता है। सर मैनेजमेंट का कुछ प्रिंसिपल्स होंगे ना, हाँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इसके अंदर कवर होंगे। और सर मैनेजमेंट का कोई फंक्शन, कोई प्रोसेस, ये प्रोसेस की बात कर रहा है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बारे में अपने को बताएगा क्या, मैनेजमेंट प्रोसेस। बेसिक बेसिक चीजें आएगी। और फिर सेकंड चीज का कवर करेंगे अपन, सेकंड करेंगे अपन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। सर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट मतलब ये बताएगा आपको क्या, किसके बारे में, अपने ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में रिलेशन। भाई अथॉरिटी होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, अकाउंटेबिलिटी होता क्या है, इन तीनों का क्या कोई बैलेंस होना चाहिए क्या, अथॉरिटी किसके हाथ में होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होना चाहिए, अकाउंटेबल कौन होगा, ठीक है क्या। अगर अथॉरिटी ज्यादा हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुई अथॉरिटी कम हुई तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी का सर खेल क्या है इसके अंदर। ये सारी की सारी बात अपन का समझेंगे अपने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पे। और थर्ड चीज अपने क्या कवर होगी, थर्ड चीज अपनी कवर होगी जो अपन बात करेंगे किसकी, भाई लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, भाई लीडरशिप का मतलब क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, एक इंसान को लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए रहती है, क्या क्या क्वालिटीज अपन उसमें डालेंगे, और सब कुछ अपने लीडरशिप के बारे में। अगले अपन बात करें मोटिवेशन की, सर मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है,
क्या इसकी कोई थियरीज है, कोई मॉडल्स है, ये सब कुछ अपने कहा आएंगे मोटिवेशन के अंदर। क्लियर हुआ अपना पार्ट पूरा का पूरा कि भाई अपन इस पूरे मैनेजमेंट को किस तरीके से कवर करेंगे। अपन स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस से, फिर अपन जाएंगे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे, फिर लास्ट अपन जाएंगे लीडरशिप एंड मोटिवेशन पे। क्लियर हुआ क्या बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक पूरा अपन को पेपर स्टाइल समझ में आया, पेपर पैटर्न समझ में आ गया है। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मैनेजमेंट का सबसे पहला चैप्टर, जो कि क्या नाम है उसका भाई? मैनेजमेंट का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? मैनेजमेंट प्रोसेस। तो अपन स्टार्ट कैसे करेंगे? अपने मैनेजमेंट के प्रोसेस से स्टार्ट करते अपने मैनेजमेंट के प्रोसेस से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सर, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट की अगर अपन प्रोसेस की बात करें तो सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप वो समझा दो। तो अपन मैनेजमेंट का मतलब कोई डेफिनेशन से नहीं समझेंगे भाई, अपन मैनेजमेंट का मतलब एक बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफुल से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल पे ध्यान देना, एग्जाम्पल पे ध्यान देना, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पूरा का पूरा मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। फोकस करना, ध्यान देना अपने। तो फिर एग्जाम्पल पे ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या है? हमारे एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सुखी राम। भाई हमारे बहुत ही अच्छे एक दोस्त था जिसका नाम था, क्या नाम था? सुखी राम। अब इस सुखी राम ने क्या किया? सुखी राम ने क्या किया? अपने घर के जस्ट बाजू में, अपने घर के जस्ट बाजू में एक बहुत ही सुंदर सा रूम लिया। जो तुम्हें रूम दिख रहा है ना फोटो में, वैसा ही उन्होंने एक रूम लिया। अब क्या सोचा? उन्होंने सोचा अपन एक काम करते हैं ना भाई, अपन रूम लेने के बाद में इस रूम को रेंट पे चढ़ा लेते हैं और मस्त सा पैसा कमाएंगे। ठीक है, हमारे सुखीराम जी बहुत समझदार भाई, एकदम 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 बिजनेसमैन माइंड आदमी। तो उन्होंने क्या किया? ये रूम को लिया और इस रूम को उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया और धमासान, मतलब एक दिन रूम को रेंट पे दिया, सेकेंड डे उसकी बुकिंग फिर से आ गई, सेकेंड डे दिया, थर्ड डे फिर से बुकिंग आ गई। भाई एक ही रूम से सुखीराम जी को बहुत सारा पैसा आने लग गया। तो सुखीराम जी ने क्या सोचा? अपन एक काम करते हैं ना भाई, अपन एक काम करते हैं, इस रूम से अगर अपन को इतना पैसा आ रहा है तो अपन एक होटल खड़ी करते हैं, अपन एक होटल खड़ा करते हैं। अभी तक सुखीराम जी अकेले काम कर रहे थे, मस्त तरीके से ये रूम चल रहा था, ठीक है ना? अब क्या हुआ? अब सुखीराम जी ने एक होटल खड़ा किया। अब सुखीराम जी ने ये वाला इतना बड़ा होटल खड़ा किया और नाम दिया क्या? सुखी होटल, जहां पे कस्टमर जब भी आएगा एकदम सुखी होकर जाएगा। उनका मेन मोटिव क्या था? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाम ही होटल का क्या था भाई? सुखी होटल। सुखी होटल मतलब कस्टमर गेस्ट जो भी आएगा वो सुखी से वापस अपने घर जाएगा। अब क्या हुआ भाई? हमारे सुखीराम जी ने सोचा कि यार इस होटल के अंदर मैं अकेला ही काम करूंगा। मतलब सुखीराम जी ने क्या सोचा? यार जब मेरा पहला एक रूम था मैं अकेला ही तो काम करता था, यहां भी तो मैं अकेला ही काम करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही आदमी पूरा काम कर ले? नहीं ना। अपन को तो जी समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, बट सुखीराम जी को समझ में नहीं आई। सुखीराम जी इस होटल में गए, बोला भाई बुकिंग्स आर ओपन, हम लोग रूम दे रहे हैं, तुम लोग सबके सब आ जाओ हमारे यहां पर। लोग आना शुरू हुए, सुखीराम जी अकेले ही रूम भी दिखा रहे हैं, ऊपर गेस्ट को क्या सर्विस भी दे रहे हैं, नीचे चेक इन भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, अकाउंट्स भी कर रहे हैं, जो भी मटेरियल चाहिए रूम के अंदर रखने के लिए वो सब भी लेकर आ रहे हैं, सेल्स भी हैंडल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सब अगर अकेला आदमी करेगा तो जो उनका गोल था, जो उनका मोटिव था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो मिल पाएगा क्या भाई? क्या कस्टमर एक ही आदमी से सेटिस्फाई हो पाएगा? क्या इतना सारे काम जब एक ही आदमी करेगा तो क्या वो अकेला आदमी ये सारे काम कर सकता है क्या? यस और नो? भाई अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना, सब खुद से पूछोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर नहीं नहीं नहीं, अकेला आदमी सारा का सारा काम नहीं कर सकता। डेफिनेटली उसको कोई ना कोई ग्रुप चाहिए, उसको कोई ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, ठीक है ना? तो समझना सुखीराम जी ने क्या किया? बहुत सारे अपने लोगों को लेकर आया कि भाई यार ये होटल को मैं अकेला नहीं चला सकता हूं,
इस होटल को मैं अकेला नहीं चला सकता हूं। तो वो पूरे ग्रुप को लेकर आया, ग्रुप को लेकर आके उसने होटल के बाहर खड़ा कर दिया और बोला चलो होटल के अंदर, और तुम्हारे को जो करना है करो, जो भी करना है करो, बस अपना काम करो और गेस्ट को सेटिस्फाई करो। अब यार होटल में सब चले तो गए, होटल में सारे के सारे जो उसने स्टाफ इकट्ठा किया था, एम्प्लॉय रखे थे, वो सब होटल में गए। अब मुझे एक बात समझना, अब समझना, किसी को पता नहीं है क्या करना है, किसी को पता नहीं क्या करना है, बस काम क्या दिया है, आपके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना है। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, एक ही फ्लोर पे चार चार लोग बैठे हुए थे, इसी अकेले ही फ्लोर पे चार चार लोग बैठे हुए थे, नीचे कोई था ही नहीं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा काम करना क्या है, किसी ने कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया कि काम क्या करना है। समझना मेरी बात। तो मतलब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ लोग लाने से काम चल जाएगा क्या अपने आप? नहीं 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 बॉस, लोग लाने के साथ साथ में आपको उनको अपना क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा, आपके बिजनेस का गोल बताना पड़ेगा, उनको एक डेफिनेट प्लानिंग बतानी पड़ेगी, और उनको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। यस और नो? भाई अगर मैं इतना बड़ा होटल खड़ा कर भी देता हूं, मैं लोगों को ले भी आता हूं, क्या तो अपने आप काम होगा क्या? भाई मुझे उनको बताना पड़ेगा ना कि आपका काम क्या है। भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या एग्जांपल अपन लेते हैं क्या? भाई मैंने एक, दो, तीन, ये चार लोगों को अपॉइंट किया। तो अब इन चार लोगों को मैंने अपॉइंट किया, तो क्या होटल के अंदर कहीं भी घूमेंगे क्या, कुछ भी करेंगे क्या? नहीं 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 भाई, अगर मुझे एक होटल को चलाने का है, किसी भी बिजनेस को चलाने का है, तो डेफिनेटली मुझे इन लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको क्या बोला कि भाई आप रिसेप्शन पे रहना, आप रिसेप्शन पे रहना, आप क्या करोगे, आप सेल्स को हैंडल करना, आप क्या करोगे, आप ह्यूमन रिसोर्स हैंडल करना, आप ह्यूमन रिसोर्स मतलब आप एम्प्लॉयज को हैंडल करना, ठीक है ना? और इसने क्या बोलता है, लास्ट वाले को बोलता हूं कि भाई आप एक काम करना, आप फोकस करना किसके ऊपर, आप फोकस करना कि हमारे कस्टमर को सारी की सारी सर्विसेज बराबर टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है ना? ये सब क्या किया मैंने, ये सब उनको सबको मैंने अपना अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया। उसके अलावा मैंने मेरे एक बिजनेस का गोल बता दिया, उसके बाद मैंने मेरे बिजनेस का गोल बता दिया। मेरे बिजनेस का गोल क्या है कि भाई कस्टमर शुड गेट सेटिस्फाई, ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आई, क्या समझ में आई कि भाई एक होटल एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ लोगों को लाना ही काफी नहीं है, उनको आपको एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा, उनको आपको प्लानिंग बतानी पड़ेगी कि भाई मैंने ये प्लान किया है, इस प्लान को अपन को, इस काम को इस प्लान के साथ करना पड़ेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो। ये सब काम करने, ये सब काम बांटने के बाद में उनको मुझे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? मुझे एक बात बताओ, इन सब प्रोसेस के बिना क्या कोई भी होटल चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है बॉस। क्या ये होटल इन सब के बिना चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। तो दैट इज ओनली द मैनेजमेंट। जो अपन ने पूरा का पूरा एग्जांपल लिया, यही तो मैनेजमेंट है भाई। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर होता क्या है? प्रोसेस में प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, लोगों को लाया जाता है, लोगों को डायरेक्शन दिया जाता है और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। भाई यही तो सब कुछ होता है अपना क्या? मैनेजमेंट। अगर मैं ये सब करूंगा तो ये होटल मैनेज हो जाएगा ना, या मेरा कोई भी बिजनेस मैनेज हो जाएगा ना? यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल क्या है बिजनेस का कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए। और मेरा मैनेजमेंट बेस्ट कब कहलाएगा? मेरा मैनेजमेंट बेस्ट कब कहलाएगा? जब मेरे कस्टमर तो सेटिस्फाई होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ में ये जो मेरा गोल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, ये मिनिमम कॉस्ट पे अचीव हो जाएगा। ये मिनिमम कॉस्ट पे अचीव हो जाना चाहिए। तो भाई मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एक सक्सेसफुल मैनेजर कब कहलाऊंगा? जब मैं मेरे बिजनेस का, इस होटल को बराबर चला भी लूं, ठीक है, बराबर चला भी लूं, बराबर प्लानिंग करूं, बराबर ऑर्गेनाइजिंग करूं, स्टाफिंग करूं, लोगों को लाऊं, बराबर डायरेक्शन दूं, बराबर कंट्रोलिंग करूं। और उसके साथ साथ मैं सब चीजें क्यों करूं?
ताकि मुझे मेरा गोल अचीव हो जाए। इवन अचीव होने के साथ साथ में कम कॉस्ट पे अचीव हो जाए। तभी तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरे कस्टमर भी सेटिस्फाई हुए हैं, उसके साथ साथ में हमने पैसा भी कमाया है, क्योंकि कम कॉस्ट पे मेरा गोल अचीव हो गया है। इस कम कॉस्ट को करने के लिए तो मैं एक प्लान बनाता हूं, फिर क्या करता हूं, ऑर्गेनाइज करता हूं। ऑर्गेनाइज मतलब लोगों को अपने काम बांटता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, उसके बाद में लोग लेकर स्टाफिंग करता हूं, लोगों को लेकर लोगों को सेटिस्फाई करता हूं मैं। उसके बाद क्या करता हूं मैं, समझना मेरी बात, एम्प्लॉयज लाने के बाद में मैं उनको डायरेक्शन देता हूं। डायरेक्शन देने के बाद में क्या करता हूं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता हूं। इन सब से तो मेरा कॉस्ट भी कम होगा और मेरा गोल भी अचीव हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? इस ब्यूटीफुल एग्जांपल से अपना मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? मतलब समझ में आया क्या डेफिनेशन का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने होटल खड़ा किया तब तो मुझे ऐसा अलग लेवल का मैनेजमेंट चाहिए रहा। क्या जब मैं रूम मैनेज कर रहा था तब मुझे मैनेजमेंट नहीं चाहिए था क्या? भाई मुझे मैनेजमेंट तो तब भी चाहिए था, मुझे मैनेजमेंट तो अब भी चाहिए, मुझे मैनेजमेंट पूरे टाइम चाहिए, मुझे मैनेजमेंट हर काम में चाहिए। अगर मैं छोटा सा रूम भी मैनेज कर रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे इस एक रूम की बुकिंग्स को मैनेज करना पड़ेगा, इस एक रूम से जो पैसा आएगा उस फाइनेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा, मेरे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, भाई हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा। भले ही छोटा रूम हो तब भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, थोड़े कम लेवल पे होता है बट होता तो जरूर है। इवन अगर मैं बात करूं और भी ज्यादा तो समझना भाई हर जगह मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट है। इवन अपने घर पे अपनी मॉम भी एक टाइप की मैनेजमेंट ही करती है। कैसे मैनेजमेंट करती है समझना मेरी बात को। भाई अपने घर के अंदर अपनी मॉम को, भले घर समझना, अपने मॉम को घर का खर्च मिलता होगा। अभी मॉम को अगर 10,000 घर का खर्च मिलता है तो उसके अंदर पूरा का पूरा घर मैनेज करती है ना। इवन तुम एक देख लेना, अगर मॉम को 10 की जगह पे 5,000 भी मिलेंगे तो 5,000 में भी एकदम ब्यूटीफुल तरीके से अपना घर मैनेज कर लेती है। करती नहीं करती है? मतलब उनको जो रिसोर्सेस मिलते हैं उनका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उनका जो एम है, उनका जो गोल है कि मेरी फैमिली सेटिस्फाई रहे, मेरा फैमिली कंफर्टेबल रहे, वो गोल अचीव कर लेती है। सो मॉम इज द बेस्ट एग्जांपल। इवन मॉम्स आर द बेस्ट मैनेजर भाई। क्यों? क्योंकि वो उतने ही पैसे में काम भी कंप्लीट करती है, उतने ही पैसे में काम भी कंप्लीट करती है और अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कंफर्टेबल भी रखती है। मतलब गोल तो अचीव होता ही होता है, गोल तो अचीव होता ही होता है, उसके साथ साथ में कम पैसे में काम भी हो जाता है। क्लियर हुआ भाई? ये सब मैनेजमेंट के कुछ एग्जांपल्स है। इवन अगर अपन और एग्जांपल्स लें तो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में भी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट की लाइफ में भी एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है भाई। मेरी एक बात समझना, इस टाइम पे आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है? देखो मैनेजमेंट तभी बीच में आएगा जब मेरा कुछ गोल होगा, ठीक है? अगर मेरा कोई गोल है जिसे मुझे अचीव करना है तब जाके ही तो मैनेजमेंट बीच में आएगा भाई। अगर मेरा कोई गोल ही नहीं है तो मैनेजमेंट क्यों करूं मैं? मुझे कोई अचीव ही नहीं करना है तो मैं क्यों किसी भी चीज को मैनेज करूं? ठीक है ना? तो क्या बोलता है भाई, स्टूडेंट की लाइफ में भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होता रहता है। कैसे? आज मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हारा एम है, क्या एम है? कि भाई आई वॉन्ट टू क्रैक CMA फाउंडेशन December 2021 अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। एक ही अटेम्प्ट मुझे क्लियर करना है। ये क्या हो गया? ये आपका एक गोल हो गया, ये आपका एक गोल हो गया। इस गोल को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी पार्टीज को मैनेज करना पड़ेगा उसके अलावा आपको आपके दिन के स्केड्यूल को मैनेज करना पड़ेगा, आपका नहाना धोना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, इन सब को मैनेज करना पड़ेगा। जो बाकी सब चीजें हैं उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। इवन CMA फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट की पढ़ाई है उन सबको भी मैनेज करना पड़ेगा ना। यस और नो? करना पड़ेगा ना। तो एक स्टूडेंट के लाइफ में भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैनेजमेंट भाई हर जगह पे है, मैनेजमेंट हर जगह पे है। भले ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही कोई NG नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अपना घर हो, हम खुद हो, हर जगह पे अपना मैनेजमेंट चाहिए। हर जगह पे भाई मैनेजमेंट की
रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हुआ बात भाई, ढंग से क्लियर हुआ, ठीक है क्या? अगर अपन पूरे कंक्लूजन की बात करें, अगर अपन पूरे कंक्लूजन की बात करें तो कैसा है भाई, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो बिजनेस के ऑपरेशंस पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मुझे एक टारगेट को अचीव करना है, और जो टारगेट अचीव करना है वो कैसा होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। भाई मैंने ये दो ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर लिए, इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब वो वाला गोल जो मैं पाना चाहता हूं वो सही टाइम पे अचीव हो जाना चाहिए। और एफिशिएंट होना चाहिए मतलब भाई मेरा मिनिमम कॉस्ट पे वो वाला गोल अचीव हो जाना चाहिए। जैसे अपन एक अच्छा सा एग्जांपल लेते थे होटल का, याद है क्या? तो मेरा क्या था, मेरा गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो तो अचीव होना ही चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए। तो इफेक्टिव होना चाहिए मतलब वो गोल अचीव होना चाहिए टाइम पे, एफिशिएंट होना चाहिए मतलब वो गोल तो टाइम पर अचीव होना ही चाहिए, उसके साथ साथ में कम कॉस्ट पे अचीव होना चाहिए। क्लियर हुआ भाई बात क्लियर हुई ना? ये अपने मैनेजमेंट का मतलब हो गया, ठीक है? तो ओवरऑल बात क्या हुई कि भाई एक बिजनेस के अंदर अपने रिसोर्सेज को एक्वायर करना और यूटिलाइज करना ढंग से, सही तरीके से, वो क्या हुआ, बेस्ट मैनेजमेंट हुआ। वही क्या हुआ, बेस्ट मैनेजमेंट हुआ। क्लियर हुआ भी बातें? मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया ओवरऑल बेसिस पे, ठीक है क्या? कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स भी है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है। ऊपर से बात करें तो कैसा है भाई, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल होएगा तो ही मैनेजमेंट होएगा। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली चलता है। और क्या बात करें भाई, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्या कि भाई मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। क्यों, समझना, मैनेजमेंट को मैं मेरे अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं, इसलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। एग्जांपल लेते हैं, कैसे? तुम बोल रहे होगे सर आप मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कैसे कर सकते हो? अब समझना मेरी बात को। भाई ये होटल है, मैंने होटल स्टार्ट किया, मैं मस्त प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब करके एक नंबर तरीके से होटल चला रहा हूं। अब क्या हुआ भाई, एकदम से आ गया कोविड। जैसे ही कोविड आया इस होटल का सेल एकदम जीरो हो गया। होटल का सेल ही नहीं हुआ क्योंकि कोविड में कोई घूम ही नहीं रहा है, तो होटल चलेगा ही नहीं डेफिनेटली। तो एक बात बताऊं, समझना मेरी बात को, मैंने क्या दिमाग लगाया, एक काम करते ना यार, इस होटल को अपन लॉजिंग छोड़कर, इस होटल को अपन लॉजिंग वॉजिंग सब छोड़कर अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ये टॉप जो फ्लोर है, टॉप फ्लोर, इसको अपन शादी का हॉल बना देते हैं। इस टॉप फ्लोर पे अपन शादी का हॉल बना देते हैं। इस टॉप फ्लोर पे मैं शादियां कराऊंगा और नीचे मैं लोगों को रुकवा दूंगा उनकी इच्छा हुई तो, ठीक है ना? तो समझना मेरा जो पूरा मैनेजमेंट था, जो पहले प्लानिंग था, प्लानिंग क्या था, प्लानिंग किस बेसिस पे था, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, अब वो पूरा प्लानिंग चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस का गोल चेंज हो गया। अब मुझे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करना है, अब मुझे उनको बेस्ट फूड खिलाना है, बेस्ट सर्विस देनी है, समझना? तो ये मेरा मोटिव चेंज हो गया, या मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। जहां मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, मुझे मेरे पूरे मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। बट मैनेजमेंट में ये क्वालिटी है, आप अपने अगर एम्प्लॉयज को बोलोगे कि भाई आज तक तू रूम्स के अंदर सर्विस दे रहा था ना, आज से तू ऊपर जाके इस हॉल में सर्विस देगा, खत्म हो गया बात, आपका मैनेजमेंट का गोल अचीव हो गया। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जो कि अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। क्लियर हुआ भाई? अपन ने इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा समझ लिया, उसके साथ साथ में अपन ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी देख ली। अब अपन थोड़ा बुक में देखते हैं क्या क्या चीजें अपन को हाईलाइट करनी है और क्या क्या चीजें अपन को फोकस रखना है, याद रखना है एग्जाम तक, ठीक है ना? चलो बुक में आ जाओ। अच्छा बाय द वे तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आप बुक से ही सब कुछ पढ़ाओगे क्या, बुक से ही सारे नोट्स लोगे क्या? मैं एक बात बताऊं, समझना मेरी बात भाई, अपन को नोट्स की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अपना बुक इज मोर देन सफिशिएंट। जो सीएमए का अपना ये जो बुक है, देखो अपना, ये देखो अपना, ये किसका है, ये दिख रहा है लोगो, ये किसका लोगो है अपना? ये अपना सीएमए का ही लोगो है भाई साहब। अब समझना, अपने को इसके अंदर से ही पढ़ने का है। लोग बहुत सारे तुम्हें नोट्स वोट्स देंगे, मत जाना उस नोट्स के ऊपर, अपन को इसी से ही पढ़ने का है। एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो अपन को इसी के अंदर से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करने का है। एग्जाम लास्ट डे पर अपन को वही पढ़ने का है। उससे पहले जो अपन 4-5 बार रिवीजन करेंगे वो अपन को इसमें से ही करने का है। क्लियर हुआ ना बात भाई? चलो आगे बढ़ते हैं।
इंट्रोडक्शन में कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन को मार्क करनी पड़ेगी, जैसे एज अ प्रोसेस इट हैज अ डायनामिक एस्पेक्ट्स, एज अ प्रोसेस इट हैज अ डायनामिक एस्पेक्ट, जो भी मैंने समझाया वो उसका मतलब वही है। और क्या बोलता है भाई, पीपल हु परफॉर्म मैनेजमेंट, उनको क्या बोलते हैं कि भाई पीपल आर मैनेजिंग। अपन देखते हैं ना यार कि यार जहां पे मैनेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, अपन क्या बोलते हैं, दीज पीपल आर मैनेजिंग समथिंग। ठीक है ना, क्लियर हुआ भाई? अब देखना मेरी बात, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं भाई, मैनेजमेंट की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कितना है यार। आज अपने शहर में रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड सब चलते हैं ना, है किसके? मुकेश अंबानी जी का है। मुकेश अंबानी जी कहां बैठे हैं? मुंबई बैठे हैं। वो मुंबई बैठ के पूरे इंडिया के छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट का रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड चला रहे हैं ना। हाउ डज इट पॉसिबल बॉस? ये पॉसिबल कैसे है? ये सब पॉसिबल है मैनेजमेंट के थ्रू, ये सब पॉसिबल है मैनेजमेंट के थ्रू। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, मुकेश अंबानी इज मैनेजिंग रिलायंस फ्रेश इन अ वेरी वेल कंडीशन, बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं रिलायंस फ्रेश को। ठीक है ना, वहां वर्ड यूज होता है अपना मैनेजिंग। क्लियर हुआ अपना? ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड एंड ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड्स फ्रॉम द नियरली इनसिग्निफिकेंट टॉपिक इन द प्रीवियस सेंचुरीज, मतलब पहले से वो बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है भाई, समझना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। सर सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है ये बताओ। देखो अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक पूरा टॉपिक है जो अपन आगे जाके समझेंगे, बट अगर मैं अभी बात करूं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब भाई गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब भाई जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद में कुछ गाइडलाइंस बनाई है। उन गाइडलाइंस को अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, एक सच्चाई का स्टेटमेंट है। जो क्या किया उन लोगों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वो गाइडलाइंस निकाली है। क्लियर हुई मेरी बात भाई? और क्या बोलता है ये, और क्या बोलता है ये, बोलता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब हर जगह पे लगेंगे, हर जगह पे आप लगा सकते हो, हर जगह पे आप लगा सकते हो। जैसे 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 अब एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। जो क्या बोलता है भाई, एक पूरे बिजनेस का एक ही बॉस होना चाहिए। अब आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, वहां पे अगर एक बॉस होगा तभी वो बिजनेस ढंग से चलेगा, जहां पर दो बॉस होंगे वो बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। क्या हर जगह वैलिड है? ये पॉइंट अलग है, देखो समझो। यूनिवर्सल एप्लीकेबल इज डिफरेंट, यूनिवर्सल वैलिड इज डिफरेंट। वैलिड मतलब कि आप जहां पर भी लगाओगे वहां पर सही ढंग से लग जाएगा, ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। वो हर जगह पे लग सकता है बट हर जगह पे वैलिड होगा, वो पॉइंट सही नहीं है। ये अपन आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बहुत डीप में समझेंगे, टेंशन मत लेना कि सर आपने समझाया है नहीं ये पॉइंट, अपन ये बाद में बहुत डीप में समझेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपन को मैनेजमेंट चाहिए, भले वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, डिपार्टमेंट हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, रिक्वायर मैनेजमेंट फॉर सेवरल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हर चीज के लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक बिजनेस के अंदर, एक बिजनेस के अंदर कहां कहां पर मैनेजमेंट चाहिए रहेगा? मतलब अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, भाई एक बिजनेस के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो होते अपने टॉप लेवल वाले लोग, टॉप लेवल वाले लोग मतलब जहां पे अपना सीईओ आया, सीएफओ आया, और क्या हुआ, अपना एमडी आया, अपने अदर डायरेक्टर्स आए। ठीक है क्या? मतलब जो बिजनेस के टॉप लेवल पे काम करते हैं, जो कि पूरे के पूरे सूट बूट पहनकर आते हैं, जो कंपनी के टॉप पे होते हैं, जो सूट बूट पहनकर आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। उसके नीचे क्या हुआ अपना मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या हुआ, अपने डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए इसमें।
अच्छा, डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब भाई डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? एक बिजनेस के अंदर परचेज का एक डिपार्टमेंट होता है अलग से, सेल्स का होता है, ह्यूमन रिसोर्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, यस और नो, प्रिक्योरमेंट का होता है। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इन सब के जो हेड होंगे ना, उसको अपन बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके नीचे क्या आता है अपना? उसके नीचे अपना आया लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब भाई इसके अंदर अपने कौन सा आएंगे? इसमें आएंगे अपने सुपरवाइजर्स और फोरमैन। मतलब समझना, ऊपर सबसे टॉप पे कौन है? टॉप पे है अपने टॉप लेवल वाले सीईओ, सीएफ और ये सब मैनेज किसको करेंगे? ये सब मैनेज करेंगे मिडिल लेवल वाले लोगों को। मतलब ये लोग डायरेक्शन देंगे, ये लोग कंट्रोल करेंगे किसको? डिपार्टमेंटल हेड्स को। और ये लोग डायरेक्शन देंगे, कंट्रोल करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे किसके लिए? अपने लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट के लिए। और ये लोग आखिरी में ये लोग मैनेज करेंगे किसको? नीचे जो अपने प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग होते हैं। अब यार अगर सबके सब लोग मैनेज करेंगे तो कोई तो होगा जो मैनेज भी हो रहा होगा ना बॉस। अभी टॉप लेवल पे कोई ना कोई होगा जो मिडिल लेवल को मैनेज कर रहा होगा, मिडिल लेवल पे कोई होगा लोअर लेवल को मैनेज कर रहा होगा, लोअर लेवल वाले किसी को तो मैनेज करेंगे, और एट द एंड किसी को तो काम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना बॉस। जो काम को एग्जीक्यूट करता है ना, वो अपना होता है प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग। ये कौन होते हैं? ये बॉस, ये अपने नॉन मैनेजरियल लोग होता है, नॉन मैनेजरियल पीपल होता है, जो मैनेज नहीं करते हैं, जो मैनेज होते हैं और जो काम को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना? तो देखना, ये मैंने पिरामिड में क्यों बनाया? क्योंकि टॉप लेवल वाले लोग सबसे कम होते हैं एक कंपनी के अंदर। कुछ ही सीईओ, सीएफओ, एमडी या डायरेक्टर होते हैं। उसके नीचे उससे ज्यादा कौन होता है? मिडिल लेवल वाले लोग होते हैं, जो थोड़ा टॉप लेवल से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है? क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी में। ठीक है? और लोअर लेवल वाले मिडिल लेवल की क्वांटिटी से थोड़ा और ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा कंपनी में कौन से लोग होते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग होते हैं, जो कि एक्चुअली में काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये क्या बोलता है कि भाई आपने सर लोअर लेवल, मिडिल लेवल, सॉरी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, प्लेटफॉर्म एरिया सब समझा दिया। आप बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि समझना, इन तीनों लेवल के अंदर हर जगह पे मैनेजमेंट लगता है। भले ही वो टॉप लेवल हो, वो टॉप लेवल वाले लोग भी मैनेजमेंट करते होंगे, वो टॉप लेवल वाले लोग भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब करते होंगे, मिडिल लेवल वाले भी करते होंगे, क्योंकि भाई डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उनको पूरे डिपार्टमेंट को संभालना पड़ेगा, तो वो लोग भी तो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करेंगे। उसके नीचे क्या है? अपना लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब उनके नीचे जो सुपरवाइजर है, उनको भी तो प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोगों को मैनेज करना पड़ेगा ना। यस और नो? तो मैनेजमेंट पूरे बिजनेस के तीनों लेवल पे लगता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लास्ट क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो समझने के लिए कैसा है समझना, अगर अपन घरेलू एग्जांपल दें तो कैसा है? अपने घर पे अपने दादाजी है, अपने दादाजी अपने पापा को मैनेज करते हैं ना। ठीक है? और अपने पापा अपने, मेरे सपोज करो अपन स्टूडेंट्स की बात करें तो अपने बड़े भाई को मैनेज करते होंगे। मतलब टॉप पे दादाजी, फिर पापा, फिर बड़ा भाई, फिर अपन आते हैं प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग। मतलब भाई दादाजी ने बोला कि भाई पानी का गिलास पिलाओ, तो दादाजी की आवाज सुनी पापा ने बोला बड़े भाई को, बड़े भाई ने बोला आपको, आप छोटे भाई हो, आपको बोला कि जाके पानी लेकर आ। तो एट द एंड एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? अपन कर रहे हैं। तो अपन कौन हुआ? अपन हुआ प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग। बड़ा भाई कौन हुआ? लोअर लेवल मैनेजर। पापा कौन हुए? मिडिल लेवल मैनेजर। और टॉप पे कौन हुआ? दादाजी किस कौन से हुए? टॉप लेवल मैनेजर। क्लियर हुआ? और तीनों लेवल पे तीनों को मैनेज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? तो मैनेजमेंट तीनों जगह पे है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आगे बढ़ते हैं अपन, ये तीनों समझ लिया अपन ने। कौन समझना भाई, एग्जाम में इस पे एमसीक्यू आ सकता है क्या कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और द जनरल मैनेजर। ये सब कौन है? ये सब टॉप लेवल वाले हैं। और ऑपरेटिव लेवल मतलब मिडिल लेवल, ऑपरेटिव लेवल ऑफ मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब मिडिल लेवल पे कौन है? जो ऑपरेशन संभालते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं।
और लोअर लेवल पे कौन है अपने सुपरवाइजर्स या फोरमैन, ठीक है ना। क्लियर हुआ भाई, ये याद रखना है क्योंकि हमने एमसीक्यू में आ सकता है। जो मैं मार्क कराऊंगा उसको अपन को मार्क करना है क्योंकि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाइयों, देखो बच्चों, मैं तुम्हें सब कुछ अभी ही क्लियर कर रहा हूं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या अपन को पढ़ना पड़ेगा। बस तुम्हें साथ क्या देने का है, तुम्हें जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको बाद में आधा एक घंटा देने का है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करने का है। और मैं एक रिवीजन स्कीम बताऊंगा तुम्हारे को, उस तरीके से रिवाइज करो भाई। तुम्हारे 50 मतलब 45 आउट ऑफ 50 तो कोई भी नहीं छू सकता, बट दिमाग में सेट रखना कि 45 लाने हैं किसी भी कीमत पे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। और क्या लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली डेफिनेटली भाई, जब मेरे पास में, जब सुखीराम जी के पास में एक रूम था, तब सुखीराम जी को इतना ज्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता था, बट जैसे एक होटल खड़ा किया सुखीराम जी को बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ गया, ठीक है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने कुछ डेफिनेशन दे रखी है जो आप लोग खुद पढ़ लेना। जैसा क्या सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, क्या, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स। भाई एक आर्ट है, कला है, जिस तरीके से आप दूसरों से काम निकलवा सकते हो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ऐसे सब लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल डेफिनेशन दी है। हमारे कुंस भाई साहब ने, जॉर्ज टेरी ने, हमारे हेनरी फेयोल भाई साहब ने, लॉरेंस ने, सब ने बहुत बहुत सारी डेफिनेशन दी है। एक जो डेफिनेशन है जो अपने मॉडर्न कंसेप्ट पे है वो कौन सी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अपने को एग्जाम में पूछी जा सकती है और अपन को याद भी करनी है। और याद करनी छोड़ो, अपन याद कर चुके हैं, समझ लो अपन याद कर चुके हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कंसिडर्स, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, भाई मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फिजिकल रिसोर्सेस in such a manner that organizational objectives are achieved effectively and efficiently। अपने स्टार्टिंग के एग्जाम्पल से अपन ने यही तो डेफिनेशन समझी थी यार। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब भाई प्रोसेस में क्या चीजें आती है, प्लानिंग आती है और ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है और कंट्रोलिंग आती है, ठीक है ना भाई। अगर अपन मतलब बात करें तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपन एक पूरा प्लान बनाते हैं ना। क्या प्लान बनाते हैं कि भाई मैं किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा, उसका एक ब्लूप्रिंट एक पेपर में लिख लेने का, दैट इज व्हाट प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो भी मैंने प्लानिंग के अंदर लिखा हुआ है उन सबको एक बार का सब चीजों को लाकर एक जगह पर रख देने का, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या है, स्टाफिंग। जब मुझे एक बात बताओ, मैंने प्लानिंग कर ली, सब सामान को एक जगह लाकर रख दिया, अब क्या अपने आप काम होगा क्या? नहीं 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 नहीं, उनके लिए, उनको काम कराने के लिए, चीजों को काम कराने के लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए। वो किस में आएगा, अपना स्टाफिंग में आएगा। फिर क्या, स्टाफ आ गया, माल आ गया, प्लान बन गया। अब क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन, कि भाई आप ये वाला काम करो, आप वो वाला काम करो, आप ऐसा वाला काम करो, वैसा वाला काम करो। लास्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है हर चीज को। भाई एक्टिविटीज को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। जो मैंने प्लान किया है वैसा ही मुझे टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ है, ये सब कंट्रोलिंग के अंदर ही तो आएगा। जितना मैंने कॉस्ट सोचा है उतना ही कॉस्ट लगा है या नहीं लगा है, कहीं ज्यादा तो कॉस्ट नहीं लग गया, तो ये सब किसके अंदर आता है, ये सब अपना आता है कंट्रोलिंग के अंदर। क्लियर हुआ ना बच्चों? देखो अभी तुम समझना मत कि मैंने प्रोसेस फटाफट बता के खत्म कर दिया। भाई इसका पूरा का पूरा अपने आगे बड़े बड़े टॉपिक है। अपन प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सबके बारे में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। तुम्हारे प्लानिंग पे 4-5 पेज है, ऑर्गेनाइजिंग पे 3-4 पेज है, स्टाफिंग में 2-3 पेज है, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, सब पे 3-4 पेज पढ़ने हैं अपन को। तो टेंशन मत लो, खत्म कुछ नहीं हुआ अभी तक अपना, बट मजा आना चाहिए एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। We may define management as a process by which responsible people in an organization get things done through the efforts of other people in group activity। ठीक है ना भाई, जो रिस्पॉन्सिबल पीपल है वो काम निकलवाते हैं दूसरों से, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यार इससे पहले तक, अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा अबाउट मैनेजमेंट वो क्लियर हुआ ना यार, अपने एग्जांपल्स क्लियर हुए ना, सब कुछ। हाँ, बाकी अपन रोज इसको रिवाइज करेंगे, मतलब इसको हाफ एन आवर अपन रोज घर पे रिवाइज करेंगे,
तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपन इसको क्यूमुलेटिव रिवीजन में भी लेंगे, मतलब अपन जब नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, तो अपन ने नेक्स्ट क्लास से पहले तक जो भी पढ़ा है अक्यूमुलेशन बेसिस पे, वो अपन सब कुछ एक साथ फिर से रिवाइज करते रहेंगे। और ये चीज हर क्लास में फॉलो होगी, तो बहुत बेनिफिट है तुम्हारे साथ में। क्या तुम घर पे भी पढ़ोगे और नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे, तो तुम्हारे को तो फायदे ही फायदे हैं बॉस, फुल पावर फायदे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो गिवन नंबर पे बिंदास तुम व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, बिंदास व्हाट्सएप कर लेना। तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, 24/7 जब चाहे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, और तुम्हें सोल्यूशन भी विद इन फ्यू आवर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसे टाइम मिलेगा तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ चीज? चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, मैनेजमेंट साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। ये क्या बोलता है, ये बात करेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। मतलब सर क्या ये ऐसा बता रहा है क्या कि सर मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नहीं 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 नहीं, ये क्या करेगा, ये आपको कंपेयर करवाएगा। किससे कंपेयर करवाएगा? ये आपको मैनेजमेंट के, ये आपको आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, इन तीनों के ट्रेड्स से, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपेयर कराएगा मैनेजमेंट को, और बताएगा आखिरी में कि भाई क्या साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं? अगर करते हैं तो मैनेजमेंट विल बी साइंस। अगर आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अगर प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। क्लियर हुआ क्या ये वाली चीजें? ठीक है, चलो आज अपन इसका सिर्फ ओवरव्यू ही लेते हैं, इसका सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं, कल अपन इसको फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। प्लीज रिक्वेस्ट है तुम लोगों से पढ़ के आने का, और अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर फर्स्ट पेज पे 50 मार्क्स बड़े बड़े अक्षर में लिख, बड़े बड़े लेटर्स में लिख दो, न्यूमेरिकल लेटर्स ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग में टारगेट सेट रहना चाहिए। या अपने घर के अंदर अपनी दीवार पे लिख दो कहीं पर, पेपर पे डेफिनेटली, दीवार पे मत लिखना, बच्चे नहीं हो तुम लोग, बड़े हो चुके हो, सी में फाउंडेशन का पेपर देने वाले हो बच्चों, ठीक है। तो एक पेपर पे 50 मार्क्स लिख देना, किसमें? इसके अंदर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि अपन को 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है बॉस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, टारगेट 50 आउट ऑफ 50 ही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का काम मेरा है, रिवाइज करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। चलो यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेल मी, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट के नेचर के बारे में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोग को मजा आया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू।